सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाइब्रेरियन सुमेर चौधरी एक बार पुनः लाइब्रेरियन गुरुजी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी साथी लाइव में जुड़ चुके हैं फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि ऑडियो और वीडियो आप तक प्रॉपर तरीके से पहुंच रहा है। फटाफट से जितने भी साथी लाइव में जुड़ चुके हैं कॉमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन को हम शुरू करेंगे भाई, ठीक है जी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चे लाइव में जुड़ चुके हैं। पीके शर्मा, गीतांजलि, प्रकाश, प्रियंका, गोवर्धन, सभी बच्चों को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग बेटा। बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे हैं कि सर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रहा है सब कुछ, ठीक है, ऑडियो वीडियो ओके है, ठीक है, चलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी को प्रणाम बेटा, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। हाँ जय भीम बेटा प्रियंका। चलो जी क्लियर है प्रकाश, ठीक है। देखिएगा साथियों, आज एक आपकी परीक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एस आर रंगानाथन, जो खुद एक टॉपिक ही है मान लीजिएगा, ठीक है। तो एस आर रंगानाथन के जीवन परिचय की आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। एस आर रंगानाथन का जीवन परिचय आज शुरू करने के पीछे कारण यह है कि हमें क्लासिफिकेशंस की स्कीम पढ़नी है, वर्गीकरण की पद्धतियां हमें पढ़नी है। और वर्गीकरण की पद्धतियां हमें पढ़नी है तो तीन पद्धतियां हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तीन पद्धतियों को बहुत विस्तृत तरीके से हम देखने वाले हैं। तीन पद्धतियां कौन कौन सी है? हम कॉलन क्लासिफिकेशन मतलब सीसी की बात करेंगे, डीडीसी की बात करेंगे और यूडीसी की बात करेंगे, ठीक है। तो रंगानाथन को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक भारतीय वर्गीकरण की पद्धति थी कॉलन क्लासिफिकेशन अर्थात सीसी। तो सीसी को पढ़ने से पहले सीसी को तैयार करने वाले व्यक्ति का जीवन परिचय आज हम देखने वाले हैं, ठीक है जी। चलिएगा, अब थोड़ी देर आप कमेंट्स नहीं करेंगे, मैं कमेंट आपके नहीं देखूंगा, बिल्कुल कमेंट्स थोड़ी देर के लिए बेटा बंद कर दे, ठीक है। चलो बात करेंगे आज एस आर रंगानाथन की, जिन्हें भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो अपने लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है। हमें रंगानाथन के जीवन परिचय को एकदम कड़ी बना करके देखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, कहीं बीच बीच में छोड़ छोड़ के आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको भी याद करने में आसानी हो। एक कहानी के रूप में हम सबसे पहले रंगानाथन का जीवन परिचय सुनेंगे, ये मान लीजिएगा, ठीक है। तो सुनिएगा, चर्चा कर रहे हैं एस आर रंगानाथन की। एस आर का मतलब होता है सियाली रामामृत रंगानाथन। कई बार पूरा नाम पूछा जाता है कि एस आर रंगानाथन का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सियाली रामामृत रंगानाथन। अब सवाल उठता है कि सर सियाली क्या है, रामामृत क्या है और रंगानाथन क्या है? तो बच्चों इस नाम के अंदर सियाली जो है इनके गांव का नाम है, रामामृत इनके पिता का नाम है और रंगानाथन जो है इनका खुद का नाम है। तो इनके नाम में ही इनका गांव का नाम, पिताजी का नाम और स्वयं का नाम स्पष्ट दिखाई देता है। तो सियाली रामामृत रंगानाथन जो कहां के हैं? सियाली के ही है ना, तंजौर तमिलनाडु के अंदर इनका जन्म होता है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार के ये व्यक्ति थे और बचपन में ही इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो जीवन भी इनका जो प्रारंभिक जीवन था वो भी गरीबी में ही कटता है। और प्रारंभ में इनको थोड़ी सी एक समस्या और थी, बोलने में भी काफी हकलाहट होती थी, है ना, हकला के बोलते थे। बाद में अपनी मेहनत के दम पे उन्होंने अपनी हकलाहट को भी दूर किया था। गरीब ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति थे, पिताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी इस इंसान के मन में पढ़ने के प्रति बहुत जबरदस्त जुनून था। तो इनकी स्टडी को हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो 1897 में 1897 से लेकर 1908-9 तक इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट कर ली। और प्रारंभिक शिक्षा वहीं से मद्रास से ही इन्होंने कंप्लीट करी, हिंदू हाई स्कूल से। तो ध्यान रखना 1897 से 1909 तक का टाइम पीरियड इनकी प्रारंभिक शिक्षा का था और वहीं पर मद्रास में हिंदू हाई स्कूल से इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा को कंप्लीट किया।
नो के बाद ये आ जाते हैं भैया कहां, कॉलेज में। तो कॉलेज में जब आ गए, ये मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं अपनी कॉलेज करने के लिए। तो 9 से लेकर के 16 तक इन्होंने अपनी कॉलेज कंप्लीट कर ली। कॉलेज का मतलब उन्होंने यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट कर ली। 1909 से 13 तक तो इन्होंने अपनी बीए कंप्लीट करी, और बीए में भी इन्होंने मैथ्स लिया था। मैथ्स से इन्होंने 13 में अपनी बीए कंप्लीट कर ली। 13 के बाद एमए इन्होंने 16 में कंप्लीट करी, और एमए भी मैथ्स से ही करी है। तो 1897 से 1909 तक प्रारंभिक शिक्षा, और प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई इनकी, वहीं आपके हिंदू हाई स्कूल में। 13 से 9 के बाद में 13 में इन्होंने अपनी बीए कंप्लीट करी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, और 16 में इन्होंने क्या किया है, अपनी एमए कंप्लीट करी है। बीए और एमए दोनों ही मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से कंप्लीट इन्होंने करी है, और दोनों में ही सब्जेक्ट क्या था इनका, मैथ्स था। ठीक है, तो मैथ्स से बीए भी होती थी, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है मुकेश, हाँ। तो बीए और आपकी एमए इनकी कंप्लीट हो जाती है। 16 के बाद में 16 के बाद में इन्होंने क्या किया, पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए एक सर्टिफिकेट का मतलब एक सर्टिफिकेट किया, एक शिक्षण के लिए एक कोर्स किया इन्होंने। और वो कोर्स जो है इन्होंने एक टीचर्स कॉलेज था सईदापेट के अंदर ही। तो टीचर्स कॉलेज सईदापेट से इन्होंने शिक्षण के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया, और वहां से सर्टिफिकेट इन्होंने ले लिया। 17 में इनके पास पढ़ाने का सर्टिफिकेट आ जाता है। ठीक है, अब जैसे ही 17 में सर्टिफिकेट आया इनके पास, ये भाई साहब पढ़ाने पहुंच जाते हैं मंगलोर के अंदर। और मंगलोर के अंदर इन्होंने मैथ्स के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। अब आप यहां तक एक चीज समझ पा रहे हैं, बोले इस बंदे ने मैथ से ही बीए करी है, मैथ से ही एमए करी है, पढ़ाने का सर्टिफिकेट भी इन्होंने लिया है, और मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मंगलोर में भी मैथ्स पढ़ा रहे हैं ये। ठीक है, तो गणित इनका बहुत प्रिय सब्जेक्ट था। लाइब्रेरी साइंस से अभी तक इनका कोई भी नाता नहीं है। ठीक है, 17 में ये मंगलोर में पढ़ा रहे थे। 17 के बाद में 1921 के अंदर, 17 का मतलब ध्यान रखना 1917 है ना, 17 के बाद में 1921 के अंदर ये आ जाते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में कब आ गए, 1921 में। 21 से लेकर 24 तक लगातार मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये गणित के प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। अभी भी गणित ही पढ़ा रहे हैं, बीए गणित से, एमए गणित से, मंगलोर में गणित पढ़ा रहे हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी 21 से लेकर 24 तक लगातार गणित ही पढ़ा रहे हैं। गणित इनका प्रिय सब्जेक्ट था। तो भैया जब ये मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में गणित पढ़ा रहे थे, तो इनको सैलरी जो है वो थोड़ी कम मिल रही थी, तनख्वाह कम मिल रही थी, जिससे इनके घर परिवार का पालन पोषण प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। ये खुद संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, तो क्या हुआ, उस टाइम पीरियड के अंदर ही जो मद्रास यूनिवर्सिटी है उसमें लाइब्रेरियन की एक पोस्ट का विज्ञापन जारी किया जाता है। मद्रास लाइब्रेरी, जो मद्रास यूनिवर्सिटी थी, उसमें लाइब्रेरियन की एक पोस्ट निकाली जाती है, उसका विज्ञापन जारी किया जाता है। तो इनके जो दोस्त थे, उन दोस्तों ने रंगानाथन साहब को बताया, बोले यार मद्रास यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरियन की पोस्ट निकली है, हम उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्यों ना आप भी अप्लाई कर दें। तो दोस्तों के कहने पर, खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं था, नामालूम था इतना, है ना, दोस्तों के कहने मात्र से इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में उस एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। और बड़ी बात तो यह है कि उस समय भी इतना जबरदस्त कंपटीशन था, जिसका आकलन आपको इस चीज से हो जाएगा कि एक पोस्ट के लिए उस समय 900 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। मद्रास यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरियन की पोस्ट निकली, उस एक पोस्ट के लिए उस समय के 900 विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया। आप सोचिए। और रंगानाथन के अलावा जितने भी बच्चे हैं, आप ये देखिए, वो लगभग इसी सब्जेक्ट के जानकार होंगे, इसी सब्जेक्ट का थोड़ा नॉलेज रखते होंगे। रंगानाथन भाई साहब गणित के मास्टर थे, गणित का विद्यार्थी था। तो इस लाइब्रेरी साइंस का रंगानाथन साहब को तब तक लैब ही मालूम नहीं था।
दोस्तों के कहने से फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद बोले यार अब जब फॉर्म भर ही दिया है तो क्यों ना इसकी तैयारी कर ली जाए। तो भाई साहब फॉर्म भरने के बाद ये लड़का इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस का सहारा लेता है इस लाइब्रेरी साइंस को जानने के लिए। तो पुस्तकालय विज्ञान के विश्व कोश को इन्होंने पढ़ा और आश्चर्य की बात तो यह है कि यूनिवर्सिटी ने फॉर्म तो लगवा लिए, फॉर्म लगवा करके भैया इस भर्ती को एक तरह से डिले कर दिया। बहुत टाइम निकल गया, बहुत से लोग तो भूल ही गए, कोई किस काम में लग गया, कोई किस काम में लग गया। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इंटरव्यू में पहुंचे। बहुत समय के बाद यूनिवर्सिटी को इस पोस्ट की दोबारा याद आई और उन्होंने इस एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू आयोजित किए। बहुत से विद्यार्थियों ने इंटरव्यू दिया। रंगानाथन साहब भी इंटरव्यू के लिए गए। रंगानाथन साहब वो व्यक्ति थे जो लाइब्रेरी साइंस के मामले में कुछ नहीं जानते थे, गणित का आदमी था। ठीक है, तो इंसाइक्लोपीडिया का अध्ययन उन्होंने जोरदार तरीके से किया, खूब मेहनत करी और इंटरव्यू के लिए गए। साथियों, उन 900 विद्यार्थियों में एक पोस्ट के लिए अंतिम रूप से चयनित होने वाला विद्यार्थी था SR रंगानाथन। सोचो, इस सब्जेक्ट के बारे में कोई कुछ नहीं जानता हो और ये ठान ले कि भले ही कुछ भी हो मुझे ये पोस्ट निकालनी है। और इसका उदाहरण आपके सामने रंगानाथन साहब ने खुद पेश किया है कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी पॉसिबल है। तो इन्होंने 900 छात्रों के अंदर एक पोस्ट पे चयनित होकर सबसे पहले तो यह साबित किया कि हां, इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। एक पोस्ट के लिए ये अंततः सेलेक्ट हो गए, चयन हो गया इनका 1924 के अंदर। 1924 में रंगानाथन साहब पहली बार लाइब्रेरियन बनकर के जाते हैं मद्रास यूनिवर्सिटी में और मद्रास यूनिवर्सिटी के पहले लाइब्रेरियन भी बनते हैं। तो कई बार सवाल यह पूछ लिया जाता है कि रंगानाथन साहब पहली बार लाइब्रेरियन कब बने और कहां बने थे। कब बने और कहां बने थे, तो अपना जवाब क्या होगा? बोले सर रंगानाथन साहब पहली बार लाइब्रेरियन 1924 में बने और मद्रास यूनिवर्सिटी में बने। सवाल यह भी पूछ लिया जाता है कि मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रथम लाइब्रेरियन का नाम क्या है, तो फिर अपना जवाब क्या होगा? SR रंगानाथन, सियाली रामामृत रंगानाथन। साथियों, जब रंगानाथन साहब लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं अपनी पोस्ट के लिए, ये इस पोस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं, तो रंगानाथन साहब को वहां थोड़ा सा बोरियत सा महसूस हुआ। बोले यार मैं लाइब्रेरी की पोस्ट पे आ गया, लाइब्रेरियन बन गया, यहाँ बच्चों को किताबें इशू कर रहा हूँ, वापस ले रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ, वापस ले रहा हूँ। तो उनको थोड़ा सा बोरियत फील हुआ, थोड़े बोरिंग हो सब्जेक्ट इनको ये लगा, ये पोस्ट उनको पसंद नहीं आई, क्योंकि वो पहले टीचिंग का काम कर रहे थे और गणित पढ़ा रहे थे। तो रंगानाथन साहब ने बैठे बैठे ये सोचा, बोले यार मैं कहां आके फंस गया, कहां पहले बच्चों के बीच बढ़िया मैं मैथ्स पढ़ा रहा था और ये पोस्ट मेरे लायक नहीं है। तो उनको बार बार वो पहले वाली जो पोस्ट थी, पहले जो काम कर रहे थे, उसकी याद आ रही थी। एक तरह से मैं ये कहूं कि रंगानाथन साहब का पहला प्यार जो था वो गणित था, उसके बिना तो ये रह ही नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने अंततः ये डिसीजन लिया कि मैं इस पोस्ट से त्यागपत्र दूंगा, मैं ये पोस्ट छोड़ूंगा, मैं पहले वाला काम जो कर रहा था वही करने वाला हूं। तो ऐसा मन में दृढ़ संकल्प लेकर के ये भैया जाते हैं कहां? मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रशासन के पास। वहां जाकर के कहते हैं कि साहब मेरे बस का नहीं है, मुझे इस नौकरी में मजा नहीं आ रहा, मैं ये पोस्ट छोड़ रहा हूं, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं, मुझे नहीं करनी, मैं तो टीचर ही ठीक हूं, मैं तो गणित ही पढ़ाऊंगा। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकी कुछ दिन की नौकरी में ये महसूस किया कि लड़का बहुत टैलेंटेड है, मेहनती है और कुछ कर सकता है इस विषय के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, एक छोटी सी बात आप हमारी भी मान लीजिए। तो उन्होंने कहा कि साहब बताइए क्या बात है। तो फिर उन्होंने जब इनसे कहा कि बताइए क्या बात है, तो प्रशासन ने कहा कि ये मद्रास यूनिवर्सिटी आपको इस लाइब्रेरी साइंस के अध्ययन के लिए एक बार ब्रिटेन भेजना चाहती है।
आप हमारे कहने से एक बार ब्रिटेन जाकर के इस विषय को पढ़ करके आ जाइए, वहां हम आपकी व्यवस्था करवा रहे हैं। आप ब्रिटेन जाइए और इस विषय को पढ़िए एक बार। अगर उसके बावजूद भी आपको इंटरेस्ट नहीं आता है तो वापस आकर के अपना त्यागपत्र हमें दे देना, छोड़ देना ये नौकरी, और अपना काम जो करना है वो कर लेना। रंगानाथन साहब ने कहा ठीक है, तैयार हो जाते हैं। तो मद्रास यूनिवर्सिटी ने इनको 1924 में ही 1924 में ज्वाइन करते हैं ये लाइब्रेरी, है ना, मद्रास यूनिवर्सिटी की, है ना, वहां लाइब्रेरियन बनते हैं। और 1924 में ही इनको कहां भेज देते हैं, लंदन भेज देते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के अंदर। वहां इनको अध्ययन के लिए भेजा जाता है। 1924 में रंगानाथन साहब लंदन चले जाते हैं। वहां कुछ दिन तक इन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद क्राइडन पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हुआ करते डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स। क्राइडन पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन उस समय हुआ करते थे डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स। तो डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स के पास क्राइडन पब्लिक लाइब्रेरी में ये ट्रेनिंग भी करते हैं। वहां पर उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त किया डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स को गुरु बना करके। तो सवाल पूछा जाता है कि जब रंगानाथन साहब लंदन गए थे तो वहां गुरु किसको बनाया? तो आप जवाब देंगे सर डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स को वहां गुरु बनाया। और डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स जो हैं उनके गुरु का नाम क्या था? मेलविल डेवी। तो रंगानाथन ने अपना गुरु किसको बनाया? डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स को। डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स के गुरु कौन थे? मेलविल डेवी, अमेरिका वाले। ठीक है, तो ये रंगानाथन साहब, डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स, और सेयर्स के गुरु कौन थे? मेलविल डेवी। तो इन्होंने इस सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया से पढ़ा। एक दिन रंगानाथन साहब डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं और वहां उन्होंने देखा कि यार हर चीज एक व्यवस्थित तरीके से रखी हुई है। एक टाइप के पार्ट्स एक जगह रखे हुए हैं, दूसरी टाइप के पार्ट्स एक जगह रखे हुए हैं। तो वहां मैकेनो सेट नाम दिया है बाद में उसको। तो रंगानाथन साहब ने डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर देखा कि यार सब चीजें देखो कितने व्यवस्थित तरीके से रखी हुई हैं, तो क्या ऐसे पुस्तकों को नहीं रखा जा सकता? तो उनके दिमाग में यह विचार आया कि यार इस प्रकार से तो पुस्तकों को भी व्यवस्थित किया जा सकता है। और वहीं से इनके दिमाग के अंदर वर्गीकरण की एक तरह से जो कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम बाद में इन्होंने बनाई, ये विचार उसी को देखकर आया है। मैकेनो सेट को देखकर ये विचार रंगानाथन साहब के मन में आया और वहीं से उन्होंने फिर कहा। तो यह भी जाता है कि जब रंगानाथन साहब लगभग 9 महीना ब्रिटेन में रुक करके वापस आ रहे थे जुलाई 1925 में, तो जिस जहाज से ये वापस इंडिया लौट रहे थे उस जहाज की पुस्तकों का क्लासिफिकेशन सही से नहीं हो रखा था। तो जहाज की पुस्तकों का क्लासिफिकेशन उन्होंने कर डाला उस रास्ते में ही, ये भी कहा जाता है। बहुत टैलेंटेड इंसान थे। जब एक बार मेलविल डेवी ने इनके बारे में ये पूछा ना, मेलविल डेवी ने डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स से ये पूछा कि यार मुझे मेरे बाद में इस डीडीसी को संपादित करने वाला व्यक्तियों की जरूरत है, जो इस डीडीसी को देख सके, मुझे ऐसे इंसान की जरूरत है। तो डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स ने कहा था कि एक इंडिया का लड़का है, बड़ा ही होनहार है, मैं उसे नजदीक से जानता हूं, मैंने उसे देखा है, और उसका नाम है रंगानाथन, एस.आर. रंगानाथन। वो आपकी डीडीसी के लिए एकदम परफेक्ट लड़का है, तो आप उनसे संपर्क करिए। तो जब रंगानाथन साहब को अप्रोच किया गया कि यार आप हमारे डीडीसी को देख लीजिएगा, इस पर काम करिएगा, तो रंगानाथन ने कहा कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं खुद की एक क्लासिफिकेशन स्कीम बनाऊंगा, मैं खुद इस वर्गीकरण पर काम करूंगा। और बाद में क्लासिफिकेशन की स्कीम इन्होंने बनाई 1933 में, कोलन क्लासिफिकेशन। ठीक है, खैर ये अभी आगे देखेंगे। तो रंगानाथन साहब 1925 में, जुलाई 1925 में ब्रिटेन से भैया वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद प्रशासन ने पूछा कि बताओ भाई, अब तुम्हारी क्या स्थिति है, क्या इस सब्जेक्ट में अब आनंद आ रहा है? तो रंगानाथन ने कहा कि हाँ, अब मन स्वाद है ना, अब मुझे बोले आनंद आ रहा है। उसके बाद रंगानाथन ने 1925 में जब ये वापस आ गए तो अपनी एक पुस्तक लिखी। 1931 में पहली पुस्तक इन्होंने लिखी, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 1931 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का बाद में प्रकाशन होता है, 57 में दूसरा प्रकाशन होता है। कहा यह जाता है कि रंगानाथन साहब ने
ये मान लो कि लगभग 60 से अधिक तो पुस्तकें लिख डाली थी, 2000 से अधिक तो शोध कर डाले थे। तो आप सोचिए इस इंसान ने लाइब्रेरी साइंस के ऊपर कितना काम किया होगा, कितनी मेहनत करी होगी। 1928 में रंगानाथन साहब ने मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की भी स्थापना कर दी, जिसे आप माला के नाम से जानते हो। बहुत सारे काम किए। 1924 से लेकर के 1944 तक लगातार इन्होंने बाद में मद्रास यूनिवर्सिटी में कार्य किया है। 24 से 44 तक ये मद्रास यूनिवर्सिटी में रहे हैं। 44 के बाद ये 1945 में 1945 में ये चले जाते हैं बीएचयू में। तो रंगानाथन सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी में थे? मद्रास यूनिवर्सिटी में। उसके बाद कहां गए? सवाल पूछता है कि मद्रास यूनिवर्सिटी के बाद रंगानाथन कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? तो ध्यान रखना, ये आप इसका जवाब देंगे बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो 1945 से लेकर 1947 तक रंगानाथन साहब ने ये बीएचयू के अंदर कार्य किया है। 2 साल तक, 45 से 47 तक। 47 के बाद में एक व्यक्ति हुआ करते थे, मोरिस ग्वायर। और मोरिस ग्वायर नाम के जो व्यक्ति हैं, वो उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के तात्कालीन वाइस चांसलर हुआ करते थे। तो भैया 47 के अंदर मोरिस ग्वायर ने रंगानाथन साहब को अप्रोच किया कि आप हमारे पास आ जाइए, हमारी यूनिवर्सिटी में आ जाइए। तो रंगानाथन साहब 1947 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। वहां पर मोरिस ग्वायर साहब इनको ले जाते हैं, वहां पर ये कार्य करते हैं। ठीक है, 47 से लेकर के 54 तक लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे। ध्यान रखना साथियों, ये रंगानाथन साहब को एक उपाधि मिली है ना, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के जनक। ये उपाधि भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही मिली थी, और ये देने वाले भी उस समय के तात्कालीन वाइस चांसलर मोरिस ग्वायर थे। तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक की जो उपाधि रंगानाथन साहब को मिली है, वो उपाधि मोरिस ग्वायर के द्वारा दी गई थी, और 1948 में दी गई थी, क्योंकि 47 में रंगानाथन साहब कहां आ जाते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। मोरिस ग्वायर साहब ने एक और उपाधि दी थी रंगानाथन को, एक और महत्वपूर्ण उपाधि दी। उन्होंने कहा, उन्होंने कौन सी उपाधि दी, किसी को मालूम है? मुझे मालूम है, बहुत कम विद्यार्थियों को पता होगा इस चीज का। प्रिंस अमोंग द लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्षों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान रखना, पुस्तकालय अध्यक्षों का राजकुमार जो है रंगानाथन साहब को ही कहा जाता है। और यह उपाधि भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के तात्कालीन वाइस चांसलर मोरिस ग्वायर के द्वारा ही दी गई थी। तो मोरिस ग्वायर साहब ने इनको 2 उपाधियां दी है। कौन कौन सी? एक तो पुस्तकालय विज्ञान के जनक, दूसरी प्रिंस अमोंग द लाइब्रेरियन, है ना, पुस्तकालय अध्यक्षों का राजकुमार। ये दोनों उपाधि मोरिस ग्वायर के द्वारा ही दी गई थी, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जब थे उस समय की बातें हैं। बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इनको और भी उपाधियां दी हैं। डिलिट की उपाधि भी इनको दी है 1948 में। डिलिट की उपाधि बाद में एक और प्राप्त हुई है इनको। तो है ना, बहुत सारे कार्य इन्होंने किए हैं भाई साहब, बहुत सारी उपाधियां इनको। पद्मश्री की उपाधि भी मिली बाद में 57 के अंदर। राव साहब की उपाधि भी मिली इनको। इनको मतलब कम से कम 10-12 उपाधियां इनको समय समय पर प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो रंगानाथन साहब भाई साहब बहुत बड़ी हस्ती थे। ये मैं अगर एक बात कहूं कि लाइब्रेरी साइंस को साइंस, जो इस साइंस शब्द को असल में चरित्रार्थ अगर किसी ने किया है, तो वो व्यक्ति है एस.आर. रंगानाथन। बहुत सारा कार्य इन्होंने इस लाइब्रेरी साइंस के लिए किया है। इन्होंने बाद में सेल्स की स्थापना भी करी, शारदा रंगानाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, अपनी पत्नी के नाम से। आपको मालूम होगा कि रंगानाथन साहब ने 2 शादियां करी थी। पहली शादी इन्होंने रुक्मणी के साथ करी। रुक्मणी की मृत्यु के 2 साल बाद इन्होंने शारदा से शादी कर ली, दूसरी शादी थी। एक इनके पुत्र था जिनका नाम योगेश्वर था, और जो दूसरी पत्नी थी शारदा, उन्हीं के नाम से शारदा रंगानाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना करी 1961 में, 1961 में। हाँ, वो बात अलग है कि सेल्स को एंडोमेंट के रूप में रजिस्टर्ड किया गया 1963 में भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और 2006 में
ध्यान रखना दोनों चीजें हैं। आपको अगर ये पूछा जाए कि सेल्स की स्थापना कब हुई तो कहेंगे सर 1961 में, 1961 में। सेल्स को भारत सरकार के द्वारा एंडोमेंट के रूप में कब पंजीकृत किया गया, तब आप कहेंगे सर एंडोमेंट के रूप में 63 को, 1963 के अंदर इसे पंजीकृत किया जाता है। डीआरटीसी की स्थापना भी रंगानाथन साहब ने करी है 1962 में, और डीआरटीसी में ही बाद में 1972 के अंदर रंगानाथन साहब की मृत्यु हो जाती है। तो याद भी ऐसे रख सकते हो कि 12 अगस्त 1892 को रंगानाथन का जन्म होता है और 27 सितंबर 1972 को रंगानाथन साहब की टीसी कट जाती है। और टीसी कहां कटती है, डीआरटीसी में, जिसकी स्थापना भी किसने करी है, रंगानाथन ने ही करी है। तो बहुत सारी बातें, बहुत सी पुस्तकें इनकी आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या जो बातें मैंने बताई हैं कुछ पल्ले पड़ी? हाँ, लगभग 9 महीने बाद वापस लौटे थे, बिल्कुल। तो एक तरह से 12 अगस्त 1892, देखो 12 अगस्त 1892 इनका जन्म हुआ था, लेकिन कई जगह आपको 9 अगस्त भी देखने को मिलता है कि रंगानाथन का जन्म कब हुआ था। तो 12 अगस्त नहीं होता, कई बार 9 के स्थान पे 12 के स्थान पे 9 होता है। क्यों? क्योंकि 12 अगस्त जो है इनके डॉक्यूमेंट में दे रखा है, रंगानाथन साहब के डॉक्यूमेंट में 12 अगस्त है, लेकिन इनकी वास्तविक जो जन्म तिथि थी ना वो 9 अगस्त ही थी। स्कूल में गलती से 12 अगस्त अंकित हो गई थी, तब से वो 12 अगस्त ही चली आ रही है। और रंगानाथन के जन्म दिवस को ही हम आज लाइब्रेरियन डे के रूप में मनाते हैं, जो अभी गया है। तो 12 अगस्त को पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस भी हम इनके जन्मदिन को मनाते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस के रूप में। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, उसके बाद हम सेशन को करते हैं भाई साहब शुरू। हाँ बिल्कुल, कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया था ना सेल्स को। तो सेल्स को शारदा रंगनाथन जो एंडोमेंट है, स्थापना 61 में हो गई थी और 63 में भारत सरकार के द्वारा, और 2006 में कर्नाटक सरकार ने इसे पंजीकृत किया था एक एंडोमेंट के रूप में। ठीक है, वो हम देखेंगे, अभी चिंता ना करो तुम लोग। ठीक है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। इस सेशन को अगर आपने एक बार कंप्लीट कर लिया ना तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। रंगानाथन से संबंधित कोई भी सवाल आपको पूछ लिया जाए, आप आराम से जवाब दे देंगे, आराम से निपट लेंगे। ठीक है, बाकी ये याद रखना कौन सी कॉलेज से बीए करी है उन्होंने, कौन सी कॉलेज से इन्होंने शिक्षण के लिए सर्टिफिकेट लिया था, कौन सी स्कूलिंग इनकी कहाँ से हुई थी, है ना। तो मद्रास यूनिवर्सिटी में पहली बार कब आए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कब गए थे, है ना, बीएचयू में कब गए थे। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना 1897 से शुरू करना, बोले 1897 से लेकर 1908-9 तक इनकी प्रारंभिक शिक्षा हो जाती है हिंदू हाई स्कूल से। ठीक है, उसके बाद कॉलेज करते हैं ये, और कॉलेज में क्या किया इन्होंने, बीए किया है। कहां से करी है कॉलेज, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ध्यान रखना यूजी और पीजी दोनों ही मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से हुई है इनकी। बीए और एमए दोनों ही गणित से हुई है और दोनों ही मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से हुई है। बीए 13 में कंप्लीट हो गई थी और एमए इनकी 16 में कंप्लीट हो गई थी गणित से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ठीक है, और फिर 17 में ये क्या करते हैं, शिक्षण का प्रशिक्षण करते हैं, पढ़ाने का सर्टिफिकेट लेते हैं 17 में। ठीक है, सईदापेट से, टीचर्स कॉलेज सईदापेट से ये वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं पढ़ाने का, और 17 में ही कहाँ चले जाते हैं, मंगलोर पढ़ाने चले जाते हैं। 17 के बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में चले जाते हैं ये 21 के अंदर। 21 से 24 तक मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये गणित पढ़ाते हैं। 24 के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के बाद 1924 में ही ये मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन बन करके आते हैं। 24 के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन इनको 24 के अंदर ही कहाँ भेजता है, ब्रिटेन भेजता है। तो 24 में ही ये ब्रिटेन जाते हैं, WCBCS को गुरु बनाते हैं, और फिर जुलाई 1925 को 9 महीने बाद ये वापस इंडिया लौटते हैं। इंडिया लौट करके इस विषय पर खूब सारा काम इन्होंने किया है। फिर 24 से 47 तक ये 24 से 44 तक ये कहाँ रहते हैं, मद्रास यूनिवर्सिटी में। 44 के बाद में 45 से लेकर 47 तक मद्रास यूनिवर्सिटी के बाद कहाँ चले जाते हैं, ये बीएचयू में चले जाते हैं 47, और 47 से लेकर फिर 54 तक ये कहाँ चले जाते हैं, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वहां पर भी इन्होंने खूब सारा कार्य किया है, बहुत सी संस्थाएं इनके द्वारा स्थापित करी गई हैं, तो वो सारी भी हमें याद रखनी है। ठीक है, चलो जी कर लेते हैं फिर शुरू। देखिएगा आप, एक एक चीज को देखते हुए चलना है और बहुत आनंद आएगा। कोशिश करना कि सारी चीजें साथ की साथ ही याद हो जाए। ठीक है,
चलो जी, कर लेते हैं फिर शुरू। बात कर रहे हैं एस आर रंगानाथन साहब के जीवन परिचय की। एस आर रंगानाथन, एस का मतलब सियाली, आर का मतलब सियाली, रामामृत और रंगानाथन। तो सियाली क्या है? इनके गांव का नाम है सियाली, ठीक है। रामामृत क्या है? इनके पिता का नाम है। और रंगानाथन क्या है? इनका स्वयं का नाम है। तो पूरा नाम क्या है? सियाली रामामृत रंगानाथन। तो सियाली गांव का नाम है, पिता का नाम क्या है? रामामृत, और स्वयं का नाम क्या है? रंगानाथन है, ठीक है। भारत के महान लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी साइंस के जनक। तो ये लाइब्रेरी साइंस के जनक की जो उपाधि मिली है वो मोरिस ग्वायर से मिली है। मोरिस ग्वायर दिल्ली यूनिवर्सिटी के तात्कालीन वाइस चांसलर हुआ करते थे उस समय, है ना, ठीक है। परिवार की बात करें रंगानाथन साहब के परिवार की, तो देखिएगा दो पत्नियां थी इनके। पहली पत्नी का नाम रुक्मणी था और दूसरी पत्नी का नाम शारदा था। एक पुत्र था, पुत्र का नाम योगेश्वर था, और माता का नाम क्या था? सीता लक्ष्मी। तो माता सीता माता, ऐसे याद रख लेना, सीता माता। कई बार ये मिक्स हो जाती है, रुक्मणी, शारदा और सीता, तो सीता माता के नाम से याद रख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। प्रिंस अमोंग द लाइब्रेरियन की उपाधि इनको मिली, किसके द्वारा मिली, किसके माध्यम से मिली, किसने दी है? तो आप कहेंगे सर मोरिस ग्वायर ने ही इनको प्रिंस अमोंग द लाइब्रेरियन कहा है। लाइब्रेरियनों का मतलब पुस्तकालय अध्यक्षों का राजकुमार कहा है, ठीक है। यहां भी किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, किसी को भी कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, बता देना भाई कोई बात हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी एजुकेशन की, इनकी जो शिक्षा है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं कि कहां कहां से इन्होंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी स्कूली शिक्षा की। तो स्कूली शिक्षा की शुरुआत होती है 1897 से और 1909 में इनकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है। स्कूलिंग 1897 से 1909 तक किस स्कूल में हुई? तो आप कहेंगे सर एसएम हिंदू हाई स्कूल में। एसएम हिंदू हाई स्कूल है, तो हिंदू हाई स्कूल याद रख लेना। तो स्कूलिंग इनकी होती है हिंदू हाई स्कूल से, जो कहां है? सियाली में ही है। यहां से इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है, इनकी स्कूली शिक्षा होती है। तो 1897 से 1909 स्कूलिंग शिक्षा हिंदू हाई स्कूल से, इतना याद रख लेना। उसके बाद में 1909 से लेकर के 16 तक इनकी यूजी और पीजी होती है। यूजी और पीजी मतलब बीए और एमए होती है। बीए में भी गणित थी और एमए में भी गणित थी। तो बीए इनकी 13 में कंप्लीट हो जाती है। 1913 में इनकी क्या हो जाती है? बीए कंप्लीट हो जाती है। और बीए किससे होती है? मैथ से होती है, ठीक है। तो गणित से ही इनकी बीए होती है और गणित से ही इनकी एमए होती है। तो 13 में बीए और 16 में इनकी एमए कंप्लीट हो जाती है। एक ही कॉलेज है बीए और एमए के लिए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, मद्रास मतलब आजकल मद्रास का नाम क्या हो गया है? चेन्नई हो गया है, ठीक है। तो भैया स्कूलिंग हो गई हिंदू हाई स्कूल से 1897 से 1909। कॉलेज इनकी कंप्लीट हो गई 9 से लेकर के 16 तक, बीए और एमए फ्री आपकी कहां से हो गई है? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। उसके बाद में 1916 से 17 के बीच में टीचर्स कॉलेज जो कहां है? सईदापेट मद्रास में। वहां से ये भैया शिक्षण के लिए सर्टिफिकेट ले लेते हैं। शिक्षण के लिए सर्टिफिकेट 17 में ले लिया, सर्टिफिकेट 17 में ले लिया है। उसके बाद में 17 में ये कहां चले गए? मंगलोर में। मंगलोर में टीचिंग के लिए मैथ्स के प्रोफेसर के रूप में वहां फिर ये कार्य करने लगे हैं, ठीक है। खैर वो एक अलग पार्ट है, शिक्षा की बात हम कर रहे हैं। फिर 1924 में आपको मालूम है मद्रास यूनिवर्सिटी इनको कहां भेज देती है? लंदन भेज देती है, क्योंकि 24 के अंदर ये कहां आ गए थे? मद्रास यूनिवर्सिटी में आ गए थे लाइब्रेरियन बन करके। तो 24 में स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, वहां चले जाते हैं और लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद 24-25 में ये किसके पास आ जाते हैं? WCB सेयर्स के पास। सेयर्स के मार्गदर्शन में लाइब्रेरी की ट्रेनिंग करते हैं ये, है ना। कहां करते हैं? क्राइडन पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर। तो यहां से कड़ी बना के याद रख लेना, 97 से 9 क्या है? स्कूली शिक्षा,
और कहाँ से, हिंदू हाई स्कूल से। उसके बाद 9 से 16 बीए एमए हो जाती है इनकी, कहाँ से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। 17 में सर्टिफिकेट, और उसके बाद ये ब्रिटेन चले जाते हैं और फिर जुलाई 1925 को इंडिया आते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो, इन्होंने कहा था कि लाइब्रेरी केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह मानव समाज की प्रगति का एक शक्तिशाली साधन है। यह बात किसने कही थी, एस.आर. रंगानाथन साहब ने कही थी, इनका यह मानना था। खैर, बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे। देखिएगा, जन्म 12 अगस्त 1892, लेकिन वास्तविक जो जन्म है वो 9 अगस्त को होता है। डॉक्यूमेंट में दे रखा है 12 अगस्त 1892, पर वास्तविक तिथि है 9 अगस्त 1892। 12 अगस्त 1892 हमें याद करना होता है क्योंकि डॉक्यूमेंट में यही है, और डॉक्यूमेंट में है वही माननी पड़ती है। तो 12 अगस्त 1892 को जन्म और 27 सितंबर 1972 को मृत्यु, डीआरटीसी में। मृत्यु कहां होती है, डीआरटीसी में। बोल लीजिए डीआरटीसी में, टीसी कट की रंगानाथन साहब की। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। जन्म कहां होता है भाई, सियाली गांव, तंजौर जिला, तमिलनाडु में। अब देखो जी, सुनना, स्कूली शिक्षा 1909, एसएम है ना, एसएम हिंदू हाई स्कूल। 1909 से 16 बीए होती है मैथ से, एमए होती है मैथ से, और कहां होती है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में। 17 में ये क्या प्राप्त करते हैं, शिक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते हैं टीचर्स कॉलेज सईदापेट से। 17 के बाद 1917 में ही मैथ्स के प्रोफेसर ये बन जाते हैं, और कहां कार्य करते हैं, मैंगलोर में। उसके बाद में 21 से लेकर 24 तक लगातार मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में मैथ्स के प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन तनख्वाह कम होने की वजह से इनको दूसरी जॉब की तलाश थी। दोस्तों ने सलाह दी कि मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरियन की एक पोस्ट निकली है, उसके लिए अप्लाई करिए। हम भी सब अप्लाई कर रहे हैं। तो 900 विद्यार्थियों के साथ मद्रास यूनिवर्सिटी में उस एक पोस्ट के लिए ये अप्लाई करते हैं, और अंतिम रूप से चयनित होकर के मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन बनकर के पहुंच जाते हैं। तो भैया 1924 से लेकर 44 तक ये मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर सर्वप्रथम लाइब्रेरियन बनकर के जाते हैं, और मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रथम लाइब्रेरियन बनते हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे। देखो, आईएलए के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया है। आईएलए के अध्यक्ष बनते हैं 44 से 53 तक। 24 से लेकर के 44 तक ये मद्रास यूनिवर्सिटी में रहे। 44 से लेकर 53 तक ये भी याद रख लेना, आईएलए के अध्यक्ष भी रंगानाथन साहब रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 24 से 44 मद्रास यूनिवर्सिटी में रहे, और फिर ये चले जाते हैं भैया आपकी बीएचयू में, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। 45 से लेकर के 47 तक बीएचयू में काम करते हैं अध्यापन का, और उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मॉरिस ग्वायर साहब इनको ले जाते हैं, और 47 से लेकर 54 तक इन्होंने वहां पर भी अध्यापन का कार्य किया है, वहां पर भी पढ़ाने का कार्य किया है। 47 से 54, और इनके बहुत सारे कार्य दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हुए पूरे हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे काम किए हैं, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस क्या, वो मद्रास यूनिवर्सिटी जो है, वहां पर भी इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, और बहुत सारे कार्य इस लाइब्रेरी साइंस पर किया है। ठीक है, तो तीनों यूनिवर्सिटी रंगानाथन के संदर्भ में आपको याद रखनी है। सबसे पहले मद्रास यूनिवर्सिटी 24 से 44, उसके बाद में बीएचयू। ठीक है, तो 45 से 47 बीएचयू, और उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या याद रखोगे भाई, 47 से 54। ठीक है, चलो जी, बढ़ो थोड़ा सा आगे। माला की स्थापना, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, MALA। तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना भी रंगानाथन साहब के द्वारा करी गई थी। कब, 1928 में। कब करी गई थी, 1928 में। ठीक है, डीआरटीसी के संस्थापक सदस्य भी थे भैया। तो डीआरटीसी का मतलब डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो डीआरटीसी की स्थापना में भी रंगानाथन साहब का सहयोग रहा है, और डीआरटीसी की स्थापना इनके द्वारा कब करी गई, 1962 में, 1962 में, और यहीं पर फिर बाद में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद बात करें श्रेल्स की, तो श्रेल्स की स्थापना भी रंगानाथन के द्वारा करी गई अपनी पत्नी के नाम से, शारदा रंगानाथन, है ना। श्रेल्स का मतलब शारदा रंगानाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, शारदा रंगानाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, श्रेल्स, है ना। तो श्रेल्स की स्थापना भी रंगानाथन ने करी, और कब करी, आप कहेंगे सर 1961 में।
स्थापना 61 में कर दी, लेकिन भारत सरकार के द्वारा एक एंडोमेंट के रूप में पंजीकृत किया गया 1963 में, और कर्नाटक सरकार के द्वारा इसे पंजीकृत किया गया 2006 में एंडोमेंट के रूप में। ठीक है, तो यहां पर भी समस्या नहीं होगी मेरे ख्याल से। ठीक है भाई, चलो जी बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे। देखो, वर्ल्ड लाइब्रेरियन की भी संज्ञा इनको दी गई थी। विश्व पुस्तकालय अध्यक्ष है ना, वर्ल्ड लाइब्रेरियन किसने कहा और किसको कहा? तो भैया वर्ल्ड लाइब्रेरियन किसको कहा गया? एस.आर. रंगानाथन को कहा गया। और किसने कहा, ये उपाधि किसने दी? तो ये उपाधि दी थी ALA द्वारा। ALA मतलब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसके द्वारा रंगानाथन साहब को वर्ल्ड लाइब्रेरियन की भी उपाधि दी गई थी। रंगानाथन साहब ने अपनी पहली पुस्तक लिखी, और पहली पुस्तक जो लिखी वो मद्रास यूनिवर्सिटी में रहते हुए लिखी थी इन्होंने। पहली पुस्तक का नाम था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के पंचसूत्र। और इस पुस्तक का निर्माण इन्होंने 28 में कर लिया था, लेकिन इसका पहला प्रकाशन जो है वो 1931 में होता है, और बाद में इसका सेकेंड एडिशन आता है 1957 में, 1957 में। पुस्तकालय विज्ञान के पंचसूत्र पुस्तक रंगानाथन साहब की पहली पुस्तक थी। 28 में निर्माण, 31 में पहला प्रकाशन और 57 में दूसरा प्रकाशन। कहाँ लिखी थी भाई? मद्रास यूनिवर्सिटी। क्योंकि इस टाइम पे कहाँ थे रंगानाथन साहब? मद्रास यूनिवर्सिटी में थे। क्योंकि आपको मालूम है 24 से लेकर 44 तक रंगानाथन साहब लगातार मद्रास यूनिवर्सिटी में ही रहते हैं, वहीं पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी पहली पुस्तक रही है। सवाल यहां से भी पूछता है। ठीक है, उसके बाद रंगानाथन साहब की उपाधियां और अवार्ड कौन कौन से हैं? उपाधियां और अवार्ड देखो, डिलीट की उपाधि रंगानाथन साहब को 2 बार मिली है। सबसे पहले डिलीट की उपाधि 1948 में, 1948 में डिलीट की उपाधि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दी थी। 1948 में ही मॉरिस स्क्वायर ने इनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की संज्ञा दी थी, और 1948 में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इनको डिलीट की उपाधि दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद 1964 में फिर से इनको डिलीट की उपाधि मिली, और यह उपाधि इस बार दी पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने। तो ध्यान रखना, रंगानाथन साहब को डिलीट की उपाधि 2 बार मिली है, एक बार 1948 में और दूसरी बार 64 में। पहली बार कब मिली थी, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1948 डिलीट एट, तो 48 ध्यान रखना है ना। तो डिलीट की उपाधि डिलीट दिल्ली 8, तो डिलीट की उपाधि दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा 1948 में। ठीक है, दूसरी बार डिलीट पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी 1964 में। पद्मश्री की उपाधि भी इनको 1957 में मिली है। पद्मश्री 57। राव साहब की उपाधि 1935 में, किसके द्वारा? ब्रिटिश शासन के दौरान। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश शासन ही था इस समय, आजाद थोड़ी हो गए थे। ठीक है, मार्गरेट मान अवार्ड 1970 में मिला, और किसके द्वारा? ALA के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा मार्गरेट मान अवार्ड रंगानाथन साहब को कब दिया गया? जवाब होगा सर 1970 में दिया गया। ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड, ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड जो है 1971 में मार्क ड्वेन, ये डे है बेटा ना, ई नहीं है, डे है। ठीक है, मार्क ड्वेन सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। तो ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड 1971 में किसके द्वारा? मार्क ड्वेन सोसाइटी के द्वारा। मानद साथी की उपाधि भी रंगानाथन साहब को 2 बार मिली है। पहली बार मानद साथी की उपाधि 1951 में 1951 में मिली, दूसरी बार मानद साथी की उपाधि 1957 में मिली। ठीक है, पहली बार मानद साथी की उपाधि 1951 में वर्जीनिया बिब्लियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा दी गई, दूसरी बार मानद साथी की उपाधि FID के द्वारा दी गई 1957 में। ध्यान रखना, मानद सदस्य की उपाधि भी रंगानाथन साहब को मिली है, और यह मिली है 1956 में। किसके द्वारा दी गई थी? आइजलिक के द्वारा। आइजलिक मतलब इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। आइजलिक वही है, ये 1955 वाला ना, 3 सितंबर 1955 कोलकाता में जिसका मुख्यालय है। कुकरगाछी वाची मैंने आपको याद करवाए थे सब, है ना, ये पढ़ा चुका हूं मैं, यूनिट फर्स्ट में है ना। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है भाई। तो डिलीट 2 बार, डिलीट 2 बार, कब कब? 48 में और 64 में। 48 में दिल्ली यूनिवर्सिटी और 64 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी। पद्मश्री 57 में, राव साहब 35 में, किसके द्वारा? ब्रिटिश शासन के दौरान। मार्गरेट मान अवार्ड 70 में ALA के द्वारा। ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड 71 में मार्क ड्वेन सोसाइटी द्वारा। मानद साथी 2 बार, 51 और 57। 51 में वर्जीनिया बिब्लियोग्राफिक सोसाइटी,
और 57 में एफआईडी के द्वारा, मानद सदस्य आइजली के द्वारा, और कब 1956 में। ये सब के सब अवार्ड और उपाधियां रंगानाथन साहब को समय समय पर मिली है और सबसे सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। बिल्कुल जैसा कि आप आंसर कर रहे हैं ममता कुमारी, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, है ना। अमीषा बिल्कुल गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है, तो यहां तक किसी को समस्या आई थिंक नहीं होगी। उसके बाद चलते हैं, देखो इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का संपादन किया था एस आर रंगानाथन ने और प्रकाशन किया था एबीसी पब्लिशिंग हाउस ने। यहां दिक्कत होती है, थोड़ी सी दिक्कत इसलिए होती है कि इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन है वो होता है 1990 में और इसका संपादन किया था रंगानाथन ने। तो सवाल कई बच्चे ये करते हैं, बोले गुरुजी 1990 में कैसे हुआ, जब इसका संपादन रंगानाथन ने किया है तो रंगानाथन की मृत्यु तो 27 सितंबर 1972 में ही हो गई थी। 1972 में रंगानाथन की तो मृत्यु हो गई थी, इसका प्रकाशन 1990 में कैसे हुआ। बच्चों ध्यान रखना, रंगानाथन साहब ने इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का संपादन किया था और इनकी मृत्यु के बाद में जो दिल्ली वाला एबीसी पब्लिशिंग हाउस है उसने प्रकाशित किया था। तो मृत्यु के बाद किया था, मतलब 72 में मृत्यु हो गई थी, 90 के अंदर एबीसी पब्लिशिंग हाउस ने इसे प्रकाशित करवाया था मृत्यु के बाद में, ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद अतिथि प्राध्यापक के रूप में भी रंगानाथन साहब ने कार्य किया है भैया उज्जैन की विक्रम विश्वविद्यालय के अंदर। उज्जैन पड़ता है एमपी में, है ना, महाकाल की नगरी। ठीक है, उसके बाद डीआरटीसी की स्थापना, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, डीआरटीसी, इसकी स्थापना 1962 में और मुख्यालय कहां है, बेंगलोर में। तो डीआरटीसी की स्थापना रंगानाथन ने करी 62 में और मुख्यालय बेंगलोर में है और इसी डीआरटीसी में रंगानाथन साहब की टीसी कट गई, मतलब मृत्यु हो गई 27 सितंबर 1972 में। देखो इधर 2-7 है, इधर 7-2 है, उल्टा पुल्टा हो गया, 2-7-7-2, 2-7-7-2, उल्टा पुल्टा जब हो जाता है तो आदमी की मृत्यु तय है ना। तो यही हुआ है, मान लीजिए। ठीक है, डीआरटीसी का पूरा नाम डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, स्थापना 62 में, मुख्यालय बेंगलोर में। ठीक है, यहां तक भी मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी। क्या मैं फास्ट चल रहा हूं थोड़ा सा, बताना भाई। देखिए ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहे हैं ना, बताओ भाई, कहीं हम ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं 2 से 3 बार ये चीजें रिवाइज कर चुका हूं अभी, है ना, तो दिक्कत नहीं होगी। चलो जी बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे। रंगानाथन का जन्म दिवस, आपको मालूम है रंगानाथन का जन्म दिवस कब था, 12 अगस्त 1892। सुनना, 12 अगस्त 1892 को। अच्छा, रंगानाथन साहब का जन्म हुआ था 12 अगस्त को, तो इस 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे के रूप में कब से मनाया जा रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 1984 से, 1984 से। ध्यान रखना, 12 अगस्त को मृत्यु हुई थी रंगानाथन की, 12 अगस्त जन्म हुआ था 12 अगस्त 1892 को, मृत्यु तो 27 सितंबर को हुई थी, है ना। तो 12 अगस्त 1892 को जब रंगानाथन साहब का जन्म हुआ तो इसको पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस के रूप में कब से मनाया जा रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 1984 से मनाया जा रहा है। 1984 में पहली बार 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनाया गया था। ठीक है, जीवन का सबसे बड़ा दान, बोले गुरुजी जीवन का सबसे बड़ा दान इन्होंने किया था मद्रास यूनिवर्सिटी को। और उस जमाने में देखो मद्रास यूनिवर्सिटी में कब रहे थे, 1924 से 44, ये उस दौर की बात है। और उस जमाने के अंदर इन्होंने 1 लाख रुपए मद्रास यूनिवर्सिटी को दान किए थे। अब आप सोचो इस टाइम पे 1 लाख रुपए की कीमत क्या होती होगी। 1 लाख रुपए उस जमाने के आज कितनी कीमत रखते होंगे, करोड़ों अरबों में है आज। ठीक है, तो इतना दान इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी को कर दिया था। रंगानाथन पर डाक टिकट कब जारी हुआ, उसके लिए कहेंगे सर 30 अगस्त 1992 को रंगानाथन पर डाक टिकट जारी किया गया। गणित के शिक्षक कौन हुआ करते थे रंगानाथन साहब के, तो रंगानाथन के गणित के शिक्षक एडवर्ड रोस,
बोले गुरुजी क्यों याद करा? याद कर लेना भाई साहब, गणित वाला मास्टर ने बहुत रोस आया करे, बहुत बुरो पिट्या करे है ना, बुंडो मारिया करे है ना, तो रोस आवे है। तो रोस गणित के शिक्षक थे और इन्हीं एडवर्ड रोस को रंगानाथन साहब ने पुस्तकालय विज्ञान के पंच सूत्रों में से जो पहला सूत्र था वो समर्पित किया है। फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पहला सूत्र क्या था? पुस्तकें उपयोग के लिए है। तो ये जो पहला सूत्र था वो रंगानाथन साहब ने अपने गणित के शिक्षक एडवर्ड रोस को ही समर्पित किया है। ठीक है भाई, किसी को समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो, पुस्तकालय विज्ञान का जनक रंगानाथन को कहा जाता है और ये उपाधि 1948 में मिली थी इनको। और किसने दी थी? मॉरिस ग्वायर ने। मॉरिस ग्वायर कौन थे? दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस समय के वाइस चांसलर थे। ठीक है, 1948 में, ये भी याद रखना। और 1948 में ही इनको डिलीट की उपाधि भी दी जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ही। ठीक है, देखिएगा उसके बाद रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन के लेखक कौन थे? एस आर रंगानाथन। किसके द्वारा लिखी गई थी? रंगानाथन के द्वारा लिखी गई थी। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है बेटा। उसके बाद लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया कब? 1950 में तैयार किया गया। किसके द्वारा? एस आर रंगानाथन के द्वारा तैयार किया गया। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया, भारत के लिए, कब? 1950 में तैयार किया। किसने तैयार किया? रंगानाथन ने तैयार किया। ठीक है, एस आर रंगानाथन ने 1931 के अंदर हिंदू अखबार के अंदर, रंगानाथन ने 1931 में हिंदू अखबार के अंदर 2 आलेख प्रकाशित करवाए, अर्थमेटिकस और लिब्रा। किस नाम से थे? अर्थमेटिकस और लिब्रा। इनके अंदर रंगानाथन ने अपने छदम नाम का प्रयोग किया है। अपने छदम नाम का प्रयोग किया है। तो किसमें किया है? सवाल पूछ लेता है कई बार। तो अर्थमेटिकस और लिब्रा के अंदर। कब? 1931 में। किस अखबार में आए थे ये आलेख? किस अखबार में छपे थे? तो हिंदू अखबार के अंदर रंगानाथन के 2 आलेख छपे थे और इनके अंदर रंगानाथन ने अपना छदम नाम का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, पुस्तकालय वर्गीकरण के दर्शन पर मोनोग्राफ लिखने के लिए रंगानाथन साहब को किसने आमंत्रित किया था? यह सवाल बहुत बार पूछता है। पुस्तकालय वर्गीकरण के दर्शन पर मोनोग्राफ लिखने के लिए रंगानाथन साहब को किसने बुलाया था? तो आप कहेंगे सर जीन एंकर ने बुलाया था। पुस्तकालय वर्गीकरण के दर्शन पर मोनोग्राफ लिखने के लिए रंगानाथन को जीन एंकर ने बुलाया था। ध्यान रखना, सवाल पूछता है ये। देखो जी, उसके बाद देखो, एन ऐसे इन पर्सनल बिब्लियोग्राफी, ए बिब्लियोग्राफी ऑफ द राइटिंग ऑन एंड बाई एस आर रंगानाथन के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सर ए के दास गुप्ता इसके लेखक हैं। ठीक है, यहां तक समस्या नहीं है, सीधे सीधे फैक्ट हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। अब रंगानाथन की वो पुस्तकें हम देखेंगे जो परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा तो है नहीं कि उनकी लगभग 60 प्लस किताबें थी और 2000 से ऊपर उनके शोध ग्रंथ थे और ये मान के चलिएगा उन्होंने थीसिस लिखी थी लगभग। ठीक है, तो वो सारी चीजें तो याद नहीं कर सकते, लेकिन जो परीक्षा के लायक परीक्षा में बार बार पूछी जा रही हैं उनको हम देख लेते हैं। कई बार सवाल पूछता है कि ये पुस्तक किसकी है और इसका प्रकाशन कब हुआ था। ठीक है, तो देखो, रंगानाथन साहब की पहली पुस्तक थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसका प्रकाशन होता है 1931 में, 1931 में, 1931 में। ठीक है, उसके बाद में दूसरी पुस्तक थी कोलन क्लासिफिकेशन, सीसी, जिसे हम पढ़ते हैं 1933 में। तीसरी थी सीसीसी, ये है सीसी और ये है सीसीसी, ये वर्गीकरण की पद्धति थी 1933 में। और ये सूचीकरण की पद्धति है, ये आती है 1934 में। एक सी बढ़ गया तो यहां पर भी एक और बढ़ गया, 33 से बढ़कर के 34 हो गया। ठीक है, यहां 2 सी थे इसलिए 33 है, और यहां एक सी और बढ़ गया तो इधर 33 के आगे एक और बढ़ा दिया, 34 कर दिया। ठीक है, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, लेखक कौन है इसके? एस आर रंगानाथन। कब? 1935 में आती है। प्रोलेगुमिना तो बहुत प्रसिद्ध किताब है इनकी, 37, 57 और 67 3 एडिशन आते हैं। पहला एडिशन 1937 में, दूसरा 57 में और तीसरा 1967 में आता है। उसके बाद में सजेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरीज इन इंडिया 1946 में आती है। यह भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी। एक सवाल आजकल परीक्षा में बार बार पूछा जाता है,
एक सवाल आजकल परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। सवाल क्या है कि रंगानाथन साहब ने मोबाइल लाइब्रेरी के लिए क्या नाम दिया था। सबसे पहले तो ये देखो कि मोबाइल लाइब्रेरी क्या होती है। ये ट्रक दिख रहा है आपको, एक छोटा सा। अब ये ट्रक भी हो सकता है, कोई बैलगाड़ी भी हो सकती है, कोई कार भी हो सकती है ना। तो इस ट्रक को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसमें हम पुस्तकें व्यवस्थित कर सकें। इस प्रकार से डिजाइन कर दिया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस ट्रक को ऐसी जगह ले जाकर के खड़ा किया जाता है, ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाकर के खड़ा किया जाता है जहां पर लाइब्रेरी नहीं होती है। और वहां के आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं वो देखो, कई बार तो चौराहे पर लेकर खड़ा कर देते हैं, कई दूर दराज के जो गांव है उनके स्टैंड पे ले जाके उसको खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि वहां के लोग आए और यहां पर बैठ करके इन किताबों को पढ़ सकें। इसलिए रंगानाथन साहब ने मोबाइल लाइब्रेरी को नाम दिया था लाइब्रेरी ऑन व्हील, पहियों पर पुस्तकालय। तो देखो, पहियों के ऊपर ही तो है पुस्तकालय, है ना। तो इस प्रकार से पहले के जमाने में देखो, तांगा गाड़ी जो थी उसको भी रूप दे दिया जाता था, है ना। उसको एक तरह से इस प्रकार से डिजाइन किया जाता था कि पुस्तकें अंदर रखी जा सके, एक लाइब्रेरी का रूप दे दिया जाता था। और गांव गांव ले जाकर के खड़ा किया जाता था कि वहां के आसपास के लोग आकर के पढ़ सके, नॉलेज प्राप्त कर सके, है ना। कुछ जगह लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की जगह आपको लिब्रासीन भी देखने को मिलता है। ठीक है, लिब्रासीन भी मोबाइल लाइब्रेरी को ही कहा जाता है। लेकिन कुछ बुक्स में दे रखा है कि रंगानाथन साहब ने लाइब्रेरी ऑन व्हील नाम दिया है, और कुछ बुक्स में दे रखा है कि रंगानाथन ने लिब्रासीन नाम दिया है। लेकिन ज्यादा सही है कि रंगानाथन साहब ने लाइब्रेरी ऑन व्हील नाम दिया है। ठीक है, ये ज्यादा सही है लिब्रासीन के बजाय। मैं दोनों बता देता हूं आपको, लिब्रासीन भी दे रखा है कुछ बुक्स में। ठीक है, तो आपको ये बुक्स याद रखनी है कि रंगानाथन साहब की पुस्तकें कौन कौन सी थी। इनके अलावा अभी और भी कुछ पुस्तकें हैं, वो भी आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भैया 5 लॉज 31 में आती है, कोलन 33 में आती है, और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड ट्रिपल सी जो है वो 34 में आती है। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 35 में आती है, प्रोलोग्यूमेना 37 में आती है, 57 67 में बाकी 2 एडिशन आते हैं। उसके बाद में सजेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरीज इन इंडिया जो है रंगानाथन साहब की पुस्तक, जो 1946 में आती है। इसके अलावा कुछ और पुस्तकों की बात करता हूं मैं, ये सब की सब बेहद महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, बोले क्लास में अगर कम्युनिकेशन करोगे भाई साहब 51 रुपए की पटीड़ लग जाएगी, है ना। तो 1951 में और रंगानाथन की ये पुस्तक थी। ठीक है, क्लास में कम्युनिकेशन करेगा उसके बोले रंग लगा दिया जाएगा ना, कलर में बोले भांट दिया जाएगा। ठीक है, फिलोसॉफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1951, लाइब्रेरी मैनुअल 1951। उसके बाद में लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 52 में पहला एडिशन आता है और 66 में इसका दूसरा एडिशन आ जाता है। ठीक है, हेडिंग एंड कैनन्स, ये एन है भैया ना, ये एन है। ठीक है, लो CANON, है ना। हेडिंग एंड कैनन्स रंगानाथन साहब की पुस्तक है और ये आती है 1955 में। ठीक है, रेफरेंस सर्विस रंगानाथन साहब की बहुत प्रसिद्ध बुक है, 1961 में आती है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट्स 63 में आती है। डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1973 में आती है। ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ SR रंगानाथन साहब की बायोग्राफी, जो किसने लिखी थी, PN कोला ने संपादित करी थी। इसको एडिट किसने किया था, रंगानाथन साहब की ऑटोबायोग्राफी को PN कोला ने। ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ SR रंगानाथन किसके द्वारा संपादित है, PN कोला के द्वारा। रंगानाथन से संबंधित और कोई भी सवाल मेरे ख्याल से छूटकर नहीं जाएगा। अगर आपने ये सारा कंटेंट याद कर लिया तो कहीं पर भी आपका रंगानाथन का कोई सवाल पूछा जाए गलत नहीं करोगे। ठीक है, हाँ, लाइब्रेरी ऑन व्हील, पहियों पर पुस्तकालय, मोबाइल लाइब्रेरी का ही दूसरा नाम है। ठीक है भाई, बताओ भाई, कोई किसी की क्वेरी है तो बोलो। बाकी टॉपिक रंगानाथन जो था आज आपका कंप्लीट है। और अब हम रंगानाथन के द्वारा जो 1933 में पुस्तक लिखी गई थी कोलन क्लासिफिकेशन, ये वाली मैं दिखाता हूं। ये रही कोलन क्लासिफिकेशन 1933, वर्गीकरण की 3 पद्धतियों में से एक ये है। अब हम इसको अगली क्लास में पढ़ना
शुरू करेंगे, क्योंकि 3 वर्गीकरण की पद्धतियां आपके सिलेबस में है। एक रंगानाथन की है, मतलब एक तो भारतीय पद्धति है और 2 विदेशी पद्धतियां हैं। तो भारतीय पद्धति अर्थात कोलन क्लासिफिकेशन को हम कल की क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, पीडीएफ डल जाएगी बेटा क्लास के साथ ही, ठीक है मुकेश, डल जाएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट पीडीएफ देखते हैं और पीडीएफ से नोट्स बना लेते हैं, क्लास नहीं करते हैं। तो बेटा कई बार क्लास में जैसे मिस प्रिंट भी होता है, कुछ शब्द गलत प्रिंट हो जाते हैं, तो हम जब पढ़ते हैं क्लास को तो मैं यहाँ ठीक करवा देता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे अगर डायरेक्ट पीडीएफ से नोट्स बनाएंगे तो वो गलती उनके नोट्स में हमेशा रहेगी, फिर कल को फोन करके कहेंगे गुरुजी देखो था कोई लिखाइडो है, ठीक गलत पढ़ा दिया मैंने, है ना। तो ये थोड़ा सा बेटा देख लिया करो, क्लास ले लिया करो पहले, तो उसमें चीजें आपको ये भी पता चलेगा कि यार सर ने कैसे याद कर रखा है इनको, तो उसी हिसाब से हम भी याद कर लेते हैं, है ना। तो एक कड़ी आपको बनानी है, शुरुआत करनी है कहां से, 12 अगस्त 1892 से, और ले जाना है कहां तक आपको, 27 सितंबर 1972 तक। 12 अगस्त 1892 से जब हम शुरू करेंगे तो भैया आप ध्यान रखना, इनकी प्रारंभिक शिक्षा से शुरू कर लेना। 1897 से लेकर बोले सर 1909 तक तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा, और फिर कंटिन्यू चलना, ठीक है। 97 के बाद में जैसे 1897 से आपने शुरू किया और 1909 में इनकी प्रारंभिक शिक्षा फ्री कर दी, फिर आपने 9 से लेकर के कहाँ तक, 16-17 तक लेके गए आप, 16 तक, है ना, क्योंकि 9 से लेकर के आपने 13 के अंदर इनसे बीए करवा दी, 16 के अंदर इनसे एमए करवा दी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, फिर उसके बाद 17 में इनको सर्टिफिकेट दिला दिया पढ़ाने का, 17 के बाद में आपने 21 और 24 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में भेज दिया इनको, 24 से 44 तक मद्रास यूनिवर्सिटी में भेज दिया, और इनके साथ साथ दिमाग में ये चलना चाहिए कि वहाँ ये क्या काम कर रहे थे, है ना। तो वो भी एक आपको ध्यान में रखना है। 24 से 44 तक मद्रास में रख दिया आपने, फिर उसके बाद बोले गुरुजी 45 से लेकर 47 तक हमने इनको बीएचयू में रख दिया, फिर उसके बाद में 47 से लेकर 54 तक इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने रख दिया। उसके बाद में इन्होंने कौन कौन से और कार्य किए हैं, सेल्स की स्थापना कब की है, डीआरटीसी की स्थापना कब करी है, कौन कौन सी उपाधियाँ मिली हैं, कौन कौन से अवार्ड इनको मिले हैं, डिलीट की उपाधि कहाँ कहाँ से मिली है, राव साहब की उपाधि 35 में किसने दी थी, है ना, और PMIALA के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो ये सब अवार्ड वगैरह उपाधि जो भी इनको मिले हैं ना, वो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। और सारी चीजें पता होना चाहिए आपको, कौन कौन सी इनकी बुक्स हैं, डिलीट इनको 2 बार मिली है तो कहाँ कहाँ मिली है, पद्मश्री 57 में मिला है कि नहीं मिला है, तो ऐसे पता होना चाहिए, है ना। सारी चीजें आपको मालूम होगा तो फिर मजा आएगा, बिना देखे आंख बंद करके पूरी कहानी बोलो तब आएगा आनंद, ठीक है। बेटा नए वाले बैच के अंदर एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं है, प्रिंट का ऑप्शन नहीं है। ओल्ड जो बैच है अपना रिकॉर्डेड जो बैच है उसमें हैंड रिटन पीडीएफ डली हुई है, तो आप उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। ममता कुमारी कह रही है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी, प्रणाम आपको, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, बेटा आपको भी प्रणाम। जी सर सुनो, हाँ सुना बेटा। समीना, प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट का ऑप्शन बेटा इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रिंट का ऑप्शन हमने पिछली बार जो अपना बैच था, जो रिकॉर्डेड बैच हमने आपको अवेलेबल करवाया था उसमें दिया था, बट लोगों ने उसका मिसयूज किया। अगर मिसयूज नहीं होना किसी चीज़ का तो हम दे दें। अब जैसे हमने वेब पे भी एक्सेस दे रखा था एप्लीकेशन का, वेब पे भी आप क्लासेस ले सकते थे, लैपटॉप वगैरह पे भी देखते थे, लेकिन उसका भी कुछ लोगों ने मिसयूज किया और कोर्स को लीक कर रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, वीडियोज निकाल के वायरल कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे जो पेड स्टूडेंट है उनके अलावा भी, है ना, ज़्यादा लाभ कोई दूसरा उठा पाए, क्योंकि उन बच्चों को ही लाभ मिलना चाहिए जो इसके लिए पेमेंट कर रहे हैं। अब कुछ लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि वेब के जरिए, क्योंकि वेब से कोर्स लीक हो जाता है, वहाँ से वीडियो निकाल लेते हैं कुछ लोग, कि वहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं रहती नहीं है। तो उस वजह से हमने वेब का भी ऑप्शन कल अभी 2-3 दिन पहले बंद करवा दिया है ना, तो वेब पे नहीं केवल एप्लीकेशन पे चलेगा, ठीक है। बाकी पुराने वाले नोट्स आप अगर निकालना चाहते हो तो निकाल के नए वाले नोट्स से अपडेट कर लेना, छोटी मोटी चीज़ें हैं वो एड ऑन कर लेना, ठीक है। बाकी मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मेरे साथ साथ हाथ से लिखोगे आप तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
हाँ, इसमें ज़्यादा लिखाया हुआ है बेटा, ज़्यादा तो लिखाया हुआ, बहुत ज़्यादा लिखाया हुआ है। तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर हम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको तो नौकरी चाहिए अभी, हमें तो नहीं चाहिए ना। हम आपके लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं, और आप हैं कि बस शॉर्टकट अपनाने पे तुले हुए हैं। नहीं, मैं इस बार ये चाहता हूँ कि परीक्षा में समय है तो आप मेरे साथ साथ मेहनत करें, है ना। हाथ से नोट्स लिखिए, 15 मिनट लगती है एक क्लास को लिखने में, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि मैं प्रिंट आउट निकाल लूँ और बस शॉर्टकट अपना लूँ, नहीं बेटा। हाँ, हो सकता है कुछ लोग ये एक्सक्यूज़ देंगे, गुरुजी मैं या नौकरी करूँ हूँ, मैं या नौकरी करूँ, मैंने कम टाइम मिला है, तो फिर क्यों पढ़ा है? जब ये हाथ से लिख नहीं सकता, जब चीज़ें याद कर नहीं सकता कोई, तो फिर मेरे ख्याल से बेकार है। क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो फिर? ठीक है? तो हाथ से लिखो, और 15 मिनट आप नहीं निकाल सकते तो फिर मेरे ख्याल से तैयारी हो ही नहीं सकती फिर आपकी। ठीक है? चलिएगा, और किसी की कोई क्वेरी है तो फटाफट बोल दो बेटा, उसके बाद हम सेशन को समाप्त करेंगे। ठीक है? बोलो। किसी की भी कोई क्वेरी है, मेरिट कितनी जा सकती है? बेटा मेरिट का अभी बिना पेपर हुए कैसे कोई बता देगा? मेरिट कितनी जा सकती है ये कैसे कोई कह सकता है? और अभी तो कोई पेपर ही नहीं हुआ, पेपर का लेवल देखे बिना कोई मेरिट का आकलन कर सकता है? कर सकता है तो फिर वो तो एकदम, क्या कहूं उस इंसान को तो फिर मैं। सर एक नोटबुक कंप्लीट हो गई, सेकेंड कंप्लीट होंगी बेटा, सारी यूनिट में एक एक नोटबुक कंप्लीट होंगी आपकी। ठीक है, प्रत्येक यूनिट में एक नोटबुक कंप्लीट होगी, और अभी तो क्वेश्चन तो बाकी हैं, वो तो करने हैं अभी। ठीक है, चलिएगा, बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।